पिछले 24 घंटे में आलमी मीडिया में जो सुर्खियाँ हैं वो वहाँ पे अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों की टारगेटेड किलिंग की है। ये सहाफ़ी अल शिफा अस्पताल के बाहर एक कैंप लगाए हुए थे और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इज़राइल को बखूबी पता था, लेकिन एक रात गए एक ड्रोन हमले में इस कैंप को निशाना बनाया गया और कम से कम 5 उसमें अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं। कुल 7 लोग सिर्फ वहाँ पे उनकी जानें गई हैं। अब इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ हैं गज़ा में रोज़ की, जिनको हम कवर करते हैं, वो तादाद तो अब हम बताने के काबिल भी नहीं रहे कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सहाफ़ियों को चुन चुन के इज़राइल ने वहाँ पे टारगेट किया है और अब तक कहा यह जा रहा है कि कुल 270 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की जानें गई हैं इज़राइल के हाथों इस कॉन्फ्लिक्ट में। ये तादाद अब तक की जो है सबसे बड़ी तादाद है। इतने सहाफ़ी ना अफ़गानिस्तान की लड़ाई में मारे गए, ना वियतनाम में, ना दूसरी जंग अज़ीम में। इज़राइल को जो इम्प्यूनिटी हासिल है उससे वो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो सहाफ़ी जिनको ताज़ा हमले में निशाना बनाया गया, इसमें जो सबसे नुमायाँ और जो सबसे निडर सहाफ़ी समझे जाते हैं वो अनस अल शरीफ हैं। उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो शक्ल है, वो घर घर वहाँ पे कॉमन है, क्योंकि उन्हें समझा जाता था कि वो बहुत ही मौसर तरीके से वहाँ पे जो पिछले 20-22 माह में इज़राइल करता आ रहा है उसकी अक्कासी करते हैं, तस्वीर कशी करते हैं। पर्सनल रिस्क लेके, पर्सनल सेक्रीफाइसेस के बावजूद उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की। इज़राइल का इल्ज़ाम यह था कि जी कि इनका भी हमास से ताल्लुक़ था, उनके मीडिया विंग से ताल्लुक़ था। अल जज़ीरा ने आज बयान जारी किया और बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमों ने उन्होंने कहा वो तो एक सहाफ़ी था, उसका हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि हालिया दिनों में जो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसमें उन्होंने हमास को क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो थोड़ा सा उनका एक खाका पहले देख लेते हैं कि उनका काम क्या था, वो किस तरह गज़ा में मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये जानने के लिए हमने रब्ता किया सहाफ़ी उसामा बिन जावेद से, जो इनके काम से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि अनस अल शरीफ एक निडर सहाफ़ी थे और कुर्बानियों के बावजूद वो अपने काम को मुसलसल अंजाम देते रहे। अनस अल शरीफ जो है वो गज़ा में बिलखुसूस शुमाली गज़ा का एक निडर और बेबाक सहाफ़ी था। अनस ने अपनी 28 साल ज़िंदगी में ज़िंदगी की तमाम सऊबतें जो बर्दाश्त कर सकता था बर्दाश्त की। अक्टूबर 2023 में इसराइली हमलों के बाद उसको 12 इसराइली एजेंट्स की तरफ से वार्निंग्स दी गई। उसको कहा गया कि तुम अपना काम बंद कर दो, लेकिन उसने उससे इनकार किया और कहा कि मैं अपना काम और ये हक़ का सफ़र जारी रखूँगा। दुनिया को दिखाना ज़रूरी है कि गज़ा में क्या गज़ब ढाया जा रहा है। और इसी की पादाश में दिसंबर 2023 में अनस के वालिद को शहीद कर दिया गया था। ये भी एक वार्निंग थी और अनस को फिर फ़ोन करके कहा गया था कि तुम अपना काम बंद कर दो। अनस के ऊपर अनस के करीब कई हमले हो चुके थे और इसराइली हुकूमत ने इस बार इस बात की तस्दीक की है कि उसने अल जज़ीरा के इस सहाफ़ी को शहीद कर दिया है, और जो कि झूठ का एक पुराना ताना बाना है जो कि इसराइल का वतीरा रहा है, उसी तरह के बोगस किस्म के इल्ज़ामात अनस पर लगाए हैं जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अनस ने हमास के लीडर्स के कुछ इंटरव्यू किए थे जिसके साथ उनकी एक तस्वीर थी और उसको बुनियाद बना के इसराइल की तरफ से कहा गया कि उसका हमास से कोई ताल्लुक़ है। दरअसल कहानी ये है कि इसराइल ये चाहता है कि शुमाली गज़ा पे मुकम्मल कब्ज़ा कर ले और बल्कि अपने पूरे गज़ा के ख़ित्ते पर अपना कब्ज़ा कर ले। तो इस वजह से ये सहाफ़ी उसकी नज़रों में बहुत सालों से खटक रहे थे। अनस अल शरीफ जैसे लोग जो दिन रात अपने आप को उन्होंने वक्फ़ कर दिया था अपने लोगों के अहवाल सुनाने में। अनस अपने बच्चों से, अपनी बीवी से 1.5 साल तकरीबन अलहदा रहा जब इसराइल ने नितरिम कॉरिडोर कायम करके शुमाल और जनूब को एक दूसरे से मुनक़ते कर दिया था। और उस 2 बच्चों के बाप ने वो पूरी अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी मकसद के पीछे लगा दी कि वो दुनिया को ये दिखा सके। और आज अगर आप उसकी जो अपनी विल है, जो उसने अपना पैगाम आखिरी भेजा है, उसको भी पढ़िए तो वो उसमें भी यही कहता है कि मैंने जो जो कर सकता था, जो जो सऊबतें बर्दाश्त कर सकता था अपने लोगों के खातिर की,
और आखिर में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये वो बिल है जो उसने चंद माह पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर की थी, क्योंकि इसराइल की तरफ से धमकियों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था और उसको इस बात की कभी उम्मीद थी कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अनस ने बारहा इस बात का इरादा किया कि वो अपने खित्ते को, अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगा और उनकी आवाज़ बना रहेगा। अब से चंद माह कबल एक लाइव ब्रॉडकास्ट में अल जज़ीरा अरबी में जब वो एक खातून का हाल बयान कर रहा था कि जो वो अपने भूख से और गम से निढाल होकर गिर गई, तो अनस उन बातों की ताब ना लाके रोने लगा। तो गजा के लोग उसके करीब आए, उससे कहा कि अनस अपनी बात जारी रखो, तुम हमारी आवाज़ हो। और आज इसराइल ने गजा की वो आवाज़ बंद कर दी है। हाँ, यही पूरी दुनिया में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त जो बात की डेवलपमेंट है वो ये कि अनस शरीफ समेत जो लोग जहाँ बहक हुए थे उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और उसमें सैकड़ों लोग जो हैं शरीक हुए। और जो सहाफ़ियों की बैन अल-अक़वामी तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसका रिएक्शन में पढ़ रहा था तो उसने कहा कि गज़ा के अलमियों को दुनिया के सामने लाने वाली चंद जो बच गई हैं आवाज़ें, उनमें से अनस एक था। और ये भी कहा कि अगर दुनिया इसी तरह खामोश रहती है तो मीडिया के अरकान फिर इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। अच्छा, ये उसामा ने बात की कि जी वो इसराइल ने कहा उज़्र गुना बदतर अज़ गुना, जो इसराइल का वतीरा है कि जी वो हमास का रुकन था, एक्टिव मेंबर था। अब वो उसके बारे में जिस तरह और सैकड़ों इल्ज़ामात हैं, ये भी सबूत कोई ना मांगेगा, ना इसराइल को पेश करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि इसराइली मीडिया ने, तो मुझे नहीं पता किस तरह कवर किया होगा आज की खबर को। जर्मन अखबार है बिल्ड, आप जर्मनी में रहे हैं, क्या वास्ट सर्कुलेशन है। अच्छा, उसकी हेडलाइन बड़ी कमाल थी अभी, वो ये है कि सहाफ़ी के भेस में दहशतगर्द मारा गया। ये आप इन्होंने तय कर लिया। हाँ, मतलब ये इन्होंने तय कर लिया। इसराइली अखबार ने पता नहीं तय किया या नहीं, लेकिन ये जर्मन अखबार जो बिल्ड है तो इसने ये तय कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पे क्या सूरत हाल है। अच्छा, उसामा ने बात की कि जी खासा वो डटा हुआ आदमी था, सारा 28-29 साल का आदमी है। एक आइडियलिज्म तो होता है ना, हम सब में था, हम में भी था, अब नहीं है। तो अनस का एक सहाफ़ी दोस्त था, उसने उससे कहा, वो बाहर चला गया था, कि यार तू भी कुछ अरसे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दे, कुछ अरसे के लिए आ जा बाहर, फिर चला जाना। तो उसका जवाब उसने ये दिया कि मैं गज़ा छोड़ने पे तैयार हूँ अगर आसमान से बुलावा आ जाए। ये उसका जुमला था। अच्छा, आखिरी जो पैगाम था इसने, उसामा ने उसका वसीयतनुमा पैगाम का भी तस्करा किया। वो उसमें ने ये जो ट्वीट फिर रात को उसकी शहादत के बाद रिलीज़ हुआ, वो ये था कि जब आप समझ लें, जब आप ये पैगाम पढ़ लें तो इसका मतलब ये है कि इसराइल मेरी आवाज़ कुछ देर पहले खामोश कराने में कामयाब हो गया है। अच्छा, आगे लिखता है कि मैंने एक दुख भरी ज़िंदगी गुजारी, जबालिया कैंप में पैदा हुआ था जो इसका कोई वजूद ही नहीं है। दुख भरी ज़िंदगी गुजारी, फिर भी किसी भी दिन सच कहने से पीछे नहीं हटा। और मौत से कुछ वक्त पहले जो आखिरी उसका जो जुमला आया है पोस्ट पे, वो ये था कि बमबारी नहीं रुक रही है, इसराइली जारियत में शिद्दत आती जा रही है। उसके बाद ये आखिरी जुमला था, कोई नहीं है। अच्छा, अनस के 2 बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं। बेटा छोटा है, उससे थोड़ी सी बड़ी 4 साल की है बच्ची, शाम उसका नाम है, शाम अल शरीफ। तो अनस की बड़ी लाडली थी, उसने 16 जून को उसका एक मैसेज रिकॉर्ड किया मलबे के ढेर पे जहाँ उसका घर था, और फिर उसे शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची को आप देखें क्या कह रही है।
نزل عطرنا في زبايا يهود تصورنا وقتلوا سيكا نزل عيسى أطفال العالم يهود يصفونا تاني بدنا حلب تخلص سنة عيبنا بدنا قتل وبدنا زاز وبدنا لحمة بدنا صلب بدنا كل حاجة. أنا خايفة على بابا من التصل. إحنا بدنا نعرف التدر ناس العالم خلصوا العالم. ये तो वसत साहब ये बहुत ही एक पर्सनल चॉइस होती है कि वॉर जोन में आप रुकें और निकलना है तो कब निकलना है। हम जानते हैं कि इज़राइल ने इंटरनेशनल मीडिया को, मगरबी सहाफ़ियों को गज़ा तक रसाई नहीं दी। अल जज़ीरा को तो उन्होंने इज़राइल में भी रसाई नहीं दी, वो जॉर्डन से इधर उधर से रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ से जो भी रिपोर्टिंग आई है, जो दुनिया को पता चलता रहा है कि क्या हो रहा है, वो फ़लस्तीनी ख़ुद करते रहे हैं और अनस अल शरीफ जैसे लोग ही जो है दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करते आए हैं पिछले 22 माह कुछ बच गए हैं, मेरा ख्याल है उंगलियों पे भी पूरे नहीं हैं, अब उनकी भी आवाज़ जाने वाली है। आपने एक बात की थी कि पहली और दूसरी आलमी जंग में जितने सहाफ़ी मरे, ऐसा मैं इसको थोड़ा सा और वाज़े कर दूं। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस है, उसके मुताबिक अक्टूबर 2023 यानी 7 अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 240 का फिगर आ रहा है कि सहाफ़ी जहाँ बहक हुए हैं। फिर एक ने कैलकुलेट किया, उसने कहा कि अमेरिका की जो सिविल वॉर हुई थी 19th सेंचुरी में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको भी जमा कर लें, वियतनाम की जंग को भी जमा कर लें, 90 की दिहाई में साबिक यूगोस्लाविया में जो खाना जंगी हुई थी बोस्निया और स्लोवेक्स में, और 9/11 के बाद का जो अफ़गानिस्तान है उसकी जंग को भी जमा कर लें। इन सब में मिला के जितने सहाफ़ी जहाँ बहक हुए थे, गज़ा में 22 महीने में जो जितने सहाफ़ी जहाँ बहक हुए हैं, इनकी तादाद उन सब की तादाद से ज़्यादा है। यानी पिछले ये स्केल है ना, पिछले 150 साल में तकरीबन जितने सहाफ़ी जंगों में मारे गए हैं, उन सबसे ज़्यादा यहाँ शहीद हुए हैं। अब आलमी रद्द-ए-अमल जो है वो सबसे मज़ेदार है। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से एक जारी हुआ है मुख्तसर सा मैसेज, बड़ा दुख है जी, बहुत अफसोस है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई इस तरह का है उनका एक टिपिकल जो एक होता है ना साइक्लो स्टाइल किस्म का। बाकी जो अब तक मज़म्मतें आ रही हैं, हालांकि फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ज़ाहिर है अंडरस्टैंडेबल है कि उसने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर की। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अब अगर आपने सहाफ़त का बैज लगा भी लिया है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि जो नस्ल कुश कातिल है उसे सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों की गवाही से खौफ है कि गवाही जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम है UNRWA, उसकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक़ कमीशन, उसकी जानिब से सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम है CPJ और RSF, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमेरिका का नेशनल प्रेस क्लब, काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इन सब ने जो है मज़म्मत की है। यूरोप में मुझे अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट का मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा हो सकता है कि किसी और यूरोपीय मुल्क का पैगाम आया हो, लेकिन फ़िलहाल मेरी नज़र से वो गुजरा नहीं है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की कि ये हमास के लिए काम करते थे, तो इसको सहाफ़ियों की CPJ ने भी देखा, मुख्तलिफ इदारे हैं, BBC, उनके एडिटर ने भी देखा होंगे वो। उन्होंने कहा जी ये तो क्या वो दिखा रहे हैं कि तस्वीर है जिसमें रिपोर्टर जो है वो हमास के किसी बंदे का इंटरव्यू कर यार सहाफ़ी और क्या करेगा? देखें
हर एक से बात करेगा ना। तो हम जैसे हम देखते हैं सहाफियों की ट्रोलिंग होती है कि वो फलां का इंटरव्यू करता, कहते हैं कि जी ये फलां मतलब हाँ। भाई आपका काम है सबसे मिलना। आप जैसे तालिबान का इंटरव्यू लोगों ने किया, ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, नहीं किसी का मतलब है कि क्या वो उनके लिए काम करते हैं? हाँ, अगर मैं बैंक में काम कर रहा हूँ और मैं हमास से या ओसामा बिन लादेन से मिल रहा, तो आप कहें भाई तेरा क्या काम है, तू क्यों मिल रहा है? मेरा तो काम ही यही है यार, लोगों से मिलना है। लेकिन कमाल है, हंसने वाली बात है। अल जज़ीरा के सहाफ़ियों की टारगेटेड किलिंग के बाद हम जैसा कि अभी बात कर रहे थे, मगरबी ममालिक से ज़बानी कलामी मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं। ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा शहर पर मिलिट्री कब्ज़ा करने की बात की है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, हम हथिया लेंगे गज़ा का ये जो शहर है, ये शिमाली गज़ा है। और इस बयान के बाद भी हमने देखा कि मगरबी ममालिक से कहीं से कंसर्न शो की गई, कहीं से कोई बयान दिया गया। और हालिया हफ्तों में एक कैंपेन बज़ाहिर चल रही है बाज़ मुल्कों की, अमेरिका के सिवा, कि वो कह रहे हैं कि जी कि हम बस अब फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं सितंबर में। कनाडा कह चुका है, यूरोपीय मुल्क कह चुके हैं, बरतानिया, फ्रांस ने सबसे पहले कहा, और फिर ताज़ा बयान आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी हम भी अगर ये मामला ठीक ना हुए तो हम भी इनको फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड इज़राइल की जो स्टारवेशन पॉलिसी मुसलसल चल रही है, जिसकी वजह से रोज़ाना वहाँ पे फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनकी जानें जा रही हैं, उस कत्लेआम को रोकने के लिए अमलन अभी तक कोई पॉलिसी किसी ने वाज़े नहीं की, कोई इक़दाम वाज़े नहीं किया। तो उसामा बिन जावेद से जब हमारी आज बात हुई तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो वाइडर एक सिनेरियो है, एक इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि एक बयानबाजी बज़ाहिर उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड अभी तक हमें नजर नहीं आया। जी, ये कंडेमनेशंस और रियासत को तस्लीम करने की बातें जो है वो तो बार बार की जा रही हैं। बल्कि आपने सबसे पहले ये सुना था फ्रांस के सदर से, जिन्होंने कहा था कि वो इस्राएली रियासत तस्लीम कर लेंगे जैसे ही जंगबंदी हुई। तो ये तमाम बातें वो फरसूदा चीज़ें हैं जिनको झाड़ पोंछ के दोबारा पेश किया जा रहा है, और यकीनन इससे इसराइल को दोबारा एक पुश मिल जाता है कि वो अपनी नस्ल कशी जारी रखे, गजा के लोगों पर जुल्म ढाता रहे। हकीकत ये है कि जो ये इस किसी दूसरी रियासत को, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ना करना बहुत दूर की बात है। असल में इस वक्त अशद ज़रूरत यह है कि 20 लाख लोगों के लिए, अगर वो 20 लाख अभी तक जिंदा हैं, शेख खुर्दोनोश को बंद कर दिया गया है। यानी ये एक इंसानी साख्ता एक जेनोसाइड है, एक कहत है, जो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसराइल वहाँ पे शेख खुर्दोनोश को जाने नहीं दे रहा है। इसराइल ने इस पॉलिसी को जारी रखने के लिए अलामती तौर पे चंद गैंग्स हैं, ऐसे चंद ग्रोह हैं जो बंदूक बरदार हैं, और उनको हमास के खिलाफ खड़ा करने के लिए उनकी सरपरस्ती की है, और उनको तिजारती ट्रक ले जाने की इजाज़त दे देता है। तो ये आपको नजर आएगा कि इसराइली मीडिया पे दिखाया जाएगा कि शायद बाजारों में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आटे का एक थैला जो 3 शेकल का मिलता था, और अगर वो 3000 शेकल का हो जाए तो आटे के थैले जितने भी ले आए वो कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। गजा की 90% से ज़्यादा आबादी को इमदाद की ज़रूरत है, वो इसराइल ने बंद की भी है। और इसी वजह से आपको बहुत सारी जगहों से, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से काफ़ी हद तक जो है वो कंडेमनेशन नज़र आ रही है। इसकी एक और जो है इसको लेपापोती करने के लिए इसराइल ने GHF नामी एक अमरीकी मर्सनरी तंजीम, जिसमें अमरीकी साबिक़ फ़ौजियों को जमा करके एक कत्लगाहें बनाई हैं जहाँ पे लोग आते हैं, उनको चंद डिब्बे दिए जाते हैं और उसके बाद ताक ताक कर इसराइली निशाना बना के उन्हें कत्ल कर देते हैं। 1000 के करीब लोग हैं जिन्हें शहीद किया जा चुका है गुज़श्ता 1.5 से 2 माह के दौरान। तो ये इसराइल की एक सफ़ाकाना जो अमल है उसी का तसलसल है, और वही आपको नज़र आ रहा है अब भी, चाहे वो गजा का शुमाल हो या जनूब हो। इसराइल की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ित्ते पर जिसको उसका कब्ज़ा कायम हो जाए, और जितने ज़्यादा लोगों को वो जितने कम अरसे में कत्ल कर सके वो उस पॉलिसी पर जारी और सारी है। और ये तमाम किस्म के जो ढकोसले हैं जिसमें बात की जाए कि जी वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं।
ये उसामा ने कहा कि जी यूरोपी तड़प रहे हैं कि सितंबर में अगर मामला ठीक ना हुए तो हम तस्लीम कर लेंगे, मसलन एक तरह से उनका ये थ्रेट देने का स्टाइल है। यानी इन प्रिंसिपल तस्लीम नहीं करेंगे कि एक कौम है, उसकी एक जगह है और उसको बतौर एक अक़वाम मुत्तहिदा में ऑब्जर्वर स्टेटस है। जनरल असम्बली में PLO बैठती है, सिक्योरिटी काउंसिल में PLO का एम्बेसडर तकरीर करता है, मगर तस्लीम नहीं करेंगे इस उसूल की बुनियाद पे कि एक मुल्क होना चाहिए। धमकी दे रहे हैं कि सितंबर में अगर ये तुमने ठीक ना किया, वो क्या ठीक करेगा? उसने तो कहा है फौजकशी करके तो मैं तो पूरे गजा पे कब्जा कर रहा हूँ। मजे की बात है कि वो गजा पे कब्जे की प्लानिंग अब रिलीज कर रहे हैं इसराइली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेतन्याहू वगैरह। इनकी डेडलाइन यूरोपियंस की सितंबर ही है। अब सितंबर तक कौन सा गजा बचेगा, उसमें कितने लोग बचेंगे, किस चीज को ये तस्लीम करेंगे, किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा, मुतालबात भी फलस्तीनियों से हैं? हाँ है ना? अच्छा, फलस्तीनियों से। हाँ, और ये जो ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा है, अब हम खुश हो रहे हैं भाई, ये भी आ गया है, इसने भी तस्लीम करने की धमकी दी है। कनाडा ने भी दी है, फ्रांस ने भी दी है, बरतानिया ने भी दी है। स्मॉल प्रिंट अगर आप पढ़ें तो क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर फलस्तीनी अथॉरिटी इसराइल के वजूद को दोबारा तस्लीम करने का ऐलान करे तो, और ये एक दफा उसने तस्लीम कर लिया, इससे अब काफी नहीं है। अच्छा, 60,000 लोगों का कातिल, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। फलस्तीनी अथॉरिटी पे है कि दोबारा तस्लीम करने का इसराइल के वजूद का ऐलान करे। हमास से मुकम्मल लाताल्लुकी और अपने रैंक्स में या इर्द गिर्द अगर कोई इंतहा पसंद या दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं तो उनकी सफाई करें, तब हम तस्लीम कर लेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे फिर ये तो पता नहीं समझा। अच्छा, फिर एक और बड़ी चालाकी ये हो रही है, नेतन्याहू जो है ना, ये है कमीना, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये ना होता, ये सबसे बड़ी धूल झोंकी जा रही है दुनिया की आंखों में। शायद आपको इल्म हो कि इसराइल में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनमें से 3 सेल्फ कन्फेस्ड मर्डरर्स हैं। उनमें सबसे पहले हैं मेनहम बेगन जी, जिन्होंने जब फ़लस्तीन की पार्टीशन हुई 48 में, तो बाद में उन्होंने इतराफ़ किया कि मैंने फला जगह जो है बम लगाए, इतने लोगों को कत्ल किया, ये हुआ फलाना हुआ, प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसके बाद थे इत्ज़ाक शमीर जो उनके बाद आए, वो भी ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ थी 48 से पहले, उनको बतौर इश्तिहारी मुजरिम वांटेड थे और ये अंडरग्राउंड थे और वहाँ से इन्होंने टेररिस्ट सेल बनाया हुआ था। बरतानवी तनसीबात भी उड़ाते थे और फ़लस्तीनियों को भी कत्ल करते थे। एरियल शेरोन प्राइम मिनिस्टर बना। सबसे पहले साबरा और शतीला का कत्लेआम आपको याद होगा जब वो डिफेंस मिनिस्टर था। उसको हटाने के लिए इसराइल तल अवीव की सड़कों पे 4.5 लाख लोगों का जुलूस निकला, तब प्रेशर पड़ा मेनहम बेगम जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पे, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसको इसके ओहदे से अलग कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, अलग हो गया, चंद साल बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और उसके होते हुए ये अब जो हम कहते हैं ना कौमी सलामती का जो इस वक्त वजीर है बिन गवीर के, ये हर हफ्ते जा रहा है मस्जिद अक्सा में। सबसे पहले जो मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुसा था वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एरियल शेरोन घुसा था जूतों समेत, और उसकी बुनियाद पे जो इंतफादा 2 जो 2000 से 2005 तक जारी रहा वो उसी के दौरान था। सबसे जो मोतदिल और प्यारी शख्सियत बना के पेश किया जाता है वो पेश किया जाता है, एक तो थे इत्ज़ाक राबीन जी, वो ये कहते थे जब ओस्लो समझौता हो गया और वो हाथ मिला लिए यासर अरफात वगैरह से, तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं इन्हें 1 इंच नहीं देने का। जो सबसे उनका लिबरल फेस था उसका ये है। अच्छा, एक और थे इनके वजीर खारजा रहे, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी थे, राबीन ही के साथ के थे वो। है नहीं इहुद बराक नहीं सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा है। वो डिफेंस मिनिस्टर थे सेकंड इंतफादा में। वो भी बड़ा लिबरल और प्यारा फेस है और माकूल बात करता था। उसका बयान है
कि अगर फ़लस्तीनियों ने इंतफादा नहीं रोका तो मैं खुद इनकी टांगें तोड़ दूंगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो थ्रू आउट 78 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन सारा गर्दा जो है नेतन्याहू पे है। मतलब नेतन्याहू मसला नहीं, नेतन्याहू तो मसला नहीं है। और अगर नेतन्याहू जाता है तो आपके पास बेन गवीर आएगा। अच्छा, यहूदी भी मसला नहीं है, ज़ायनिज़्म मसला है ना असल उस पर कोई नहीं हाथ डालता। तो गज़ा के हवाले से आज यहीं तक बात।